हेलो गाइस। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मैं उस वीडियो के साथ साथ डायरेक्टली एक डिटेक्टर्स की वीडियो भी अपलोड करूंगा। तो इसी का कंटिन्यूटी है। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, पहले वो उस वीडियो को देखे, उससे पहले पोर्तुगीज की वीडियो को देखे, उसके बाद इस पे आए, ठीक है? ताकि ये क्रोनोलॉजी बनी रहे। ठीक है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जामिनेशन हो, ब्रिटिशर से क्वेश्चन आता है, बिकॉज एक कॉमन मैन की या फिर लेमैन की लैंग्वेज में बोले तो सबको ये जरूर पता है कि ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने हमारे और उन्होंने हमें गुलाम बनाया था, हमने उनकी गुलामी करी है। एज सिंपल एज दैट। तो जो पेपर बनाता है उसे भी ब्रिटिशर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हर कंट्री की एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पहले से थी। ठीक है, पहले से थी मीन्स स्टैब्लिश हुई थी। सबको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे। लेकिन कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल थी, कुछ प्राइवेट थी, कुछ मिक्स थी। अलग अलग है, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन 1599 में जो कुछ लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने ये फैसला किया कि हम जाएंगे ईस्ट में, इंडिया में जाके ट्रेड करेंगे। बिकॉज 1498 में तो पोर्तुगीज आ चुके हैं। 1600 में कौन? डच लोग, वो भी आ चुके हैं। क्या बोला था मैंने पिछली वीडियो में? आपको एक डिफरेंस बताया था ना, हाँ, डच और डेन्स के बीच में। तो डच लोग भी आ चुके हैं, ठीक है, नीदरलैंड से। तो जब दो यूरोप की रीजनल पावर्स इंडिया में आके ट्रेड कर रही हैं और उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो ब्रिटिशर्स ने भी सोचा भाई हम भी जाएंगे, हम क्यों ना जाएं। तो एक मर्चेंट का ग्रुप इकट्ठा होता है, ठीक है। वो अपने आप को बोलेंगे मर्चेंट एडवेंचरर्स। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट यू शुड नो दिस एटलीस्ट, ताकि तुम डिफरेंशिएट कर सको कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है। ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को बोला मर्चेंट एडवेंचरर्स। ठीक है, 1599 में उन्होंने कंपनी बना दी। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है भाई, इससे क्वेश्चन बनते हैं कि 1600 में, नहीं नहीं, क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा। क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि क्वीन एलिजाबेथ ने, ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाएगा उस समय, ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग राइट्स कौन से ईयर में दिए थे। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन बनेगा इंग्लिश में। इन विच ईयर क्वीन एलिजाबेथ गेव एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इन इंडिया। ठीक है ना, स्टार्टिंग में 15 ईयर्स के लिए दिया था। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, डिटेल एक्स्ट्रा डिटेल है। और बाद में 1609 में इनडेफिनेटली के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। वो फर्दर हम अगर कभी पहुंचे, कहाँ तक, अगर आपको कभी जरूरत पड़ी एक्ट्स की, एक्ट्स पढ़ेंगे तो वहाँ आएगा, मेनली पॉलिटी में। हाँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएगा, तो 1600 याद रखना है। आपको पता कैसे चलेगा कि ये ब्रिटिश की बात हो रही है क्वीन एलिजाबेथ से? सिंपल एज दैट। 1 2 3 क्वेश्चन नहीं आएगा कौन सी एलिजाबेथ थी, कोई दिक्कत नहीं है हमें। इतना याद रखना है, 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने, जो वहाँ की ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में बोली जाएगी, उन्हें बोला था भाई जाओ, तुम पे पूरे ट्रेडिंग राइट्स हैं। इंडिया में जो भी तुम ट्रेड करोगे, उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो तुम्हारा होगा। और कोई भी कंपनी अगर कोई नई बनती है या कोई भी इंडिविजुअल वहाँ ट्रेड करने जाता है, उसका वहाँ ट्रेड अलाउ नहीं होगा, वो इलीगल होगा। ठीक है, कंपनी यहाँ तक बन जाती है। ठीक है, अब भाई जो इम्पोर्टेंट है ना, वो है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब है कौन सी घटना कब हुई। ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा, याद करने की कोशिश करोगे मतलब रटने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाँ, तो 1600 तक तो बात इकट्ठी ठीक होगी कि कंपनी बन चुकी है। अब 1608 में एक बंदे थे, उनका नाम था विलियम हॉकिंस। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है भाई, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत पहुंचे। ठीक है, वेस्ट कोस्ट पे पहुंचे। कौन से शिप में पहुंचे? हेक्टर पे। इनके बारे में आप इतना याद रखो बस। बहुत सारी हिस्ट्री है वहाँ, क्या हुआ, उन्हें मनसबदारी मिली। जहांगीर उस समय रूलर थे मुगल्स के, उन्होंने उसको कोई लोकल रूलर की बेटी से शादी भी कराई। वो आपका लेना देना नहीं है, शादी बाद में देखेंगे। लेकिन मेन चीज है, 1608 में कौन आया? विलियम हॉकिंस आया। कौन सा शिप में आया? हेक्टर में आया। मानो ना मानो, ये क्वेश्चन आता है भाई, कौन से जहाज में आया हॉकिंस? क्योंकि अभी नीचे एक और जहाज है, ठीक है ना। तो 1608 में हेक्टर में आया, 1611 में वापस चले गया। उसे कुछ ज़्यादा मतलब ये ना कामयाबी नहीं मिली यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह खोलने में, बिकॉज उसमें पोर्तुगीज के सेंस जो थे, उनका इन्फ्लुएंस था मुगल्स के कोर्ट में। उसकी ज़रूरत हमें है नहीं, आपके लिए बिल्कुल रिलेवेंट। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया इंपॉर्टेंट, इसको मैं अलग से हाईलाइट करता हूँ। हेक्टर, ठीक है, ये हेक्टर को याद रखो भाई। ठीक है, दूसरा 1612, कैप्टन बेस्ट।
ये नाम आया भाई, क्वेश्चन आता है, कैप्टन बेस्ट कौन से शिप में आया? ड्रैगन में। ड्रैगन के साथ एक छोटा जहाज और था जिसका नाम था ओशियंडर। ठीक है। और उस टाइम पे, ठीक है, ये मतलब इंग्लिश फ्लीट को लेके आए, मतलब ओहो सॉरी, ये इंग्लिश फ्लीट थी, मतलब जो आई, इंग्लिश फ्लीट को डिफीट नहीं किया इन्होंने, ये खुद ही इंग्लिश थे। ठीक है। इंग्लिश फ्लीट, फ्लीट का मतलब है जहाज लेके आई अपने बड़ दो जहाज, ड्रैगन ओशियंडर। उसमें उनके क्या थे, सेना थी उनकी। उस टाइम पे पोर्तुगीज की सेना को सुप्रीम माना जाता था। पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि पोर्तुगीज ने क्या किया था, शिप बिल्डिंग में इनोवेशन लाए थे। क्योंकि शिप बिल्डिंग में इनोवेशन आई थी, इसलिए वो इतनी यूरोप से तैरते, मतलब सेल करते हुए इंडिया तक पहुंचे थे। तो उस समय पोर्तुगीज की शिप सुप्रीम थी, फ्लीट्स वगैरह। लेकिन कैप्टन बेस्ट अपने दो जहाज को लेके आता है और पोर्तुगीज को डिफीट कर देता है, तो जो जहांगीर है ना, जहांगीर, वो इम्प्रेस हो जाता है। जहांगीर क्या, कोई भी होता है वो इम्प्रेस हो जाता है भाई। अब बात देखें तो अब यूरोपियंस जो आए थे वो बाहर से आए थे, तो हमारे लिए तो फॉरेनर्स थे, और वो अपने साथ साथ इनोवेटेड चीजें भी लेके आ रहे थे। ठीक है ना कहीं होता है ना, ऑ मोमेंट आता है कि अरे भाई इसने ऐसा कर दिया। तो जहांगीर इम्प्रेस हुआ। जहांगीर इम्प्रेस हुआ तो ये लोग 1613 में क्या हो गए, 1613 में कामयाब रहे कि चलो एक फैक्ट्री तो सूरत में लगा ही लेते हैं। ठीक है। तो हम तो सूरत में 1613 में फैक्ट्री लगा दी। भाई देखो, फैक्ट्री कहाँ लगी, कब ईयर में लगी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 1611 की मैं लिखना भूल गया था। तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि पहली फैक्ट्री, पहले ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं पहली फैक्ट्री का, लेकिन अगर क्वेश्चन ये आया कि क्या इंग्लिश की स्टार्टिंग में कोई फैक्ट्री ईस्टर्न कोस्ट में थी, तो भाई 1611 में ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी मसूलीपट्टनम में। ठीक है, ट्रेडिंग, फैक्ट्री नहीं बनाई उन्होंने, ट्रेनिंग स्टार्ट, मतलब ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी। ठीक है ना। तो वहाँ कंफ्यूज मत होना, पहली फैक्ट्री रहेगी तो सूरत में टिक मार के आना। और भाई एक चीज जो भी है ये याद रखो, क्वेश्चन फ्रेम बहुत ही ट्रिकी वे से होते हैं। वहां एक शब्द का फेरबदल हो गया और आप सूरत मार के आ गए मछलीपट्टनम की जगह, तो मुझे गाली मत देना कि मैं भी करके आया हूँ पहले पेपर्स में। फिर मैं बोलता था अरे यार बुक में तो ऐसा लिखा है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा होता था। ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है। अगर वो बात कर रहा है कि ट्रेडिंग कहाँ स्टार्ट हुई, मसूलीपट्टनम में स्टार्ट हुई। पहली फैक्ट्री कहाँ बनी, सूरत में बनी। ठीक है ना। पहली फैक्ट्री का क्वेश्चन नहीं देता है वो, बिकॉज वो डिबेटेबल है एक्चुअली। लेकिन सूरत में फैक्ट्री थी तो हाँ थी भाई, इतना याद रखना है। ठीक है। यहाँ तक आराम से पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ है याद करने को। ठीक है। इसके बाद थॉमस रो, सर थॉमस रो की अचीवमेंट है यार, 1615 में आए थे। क्वेश्चन ये आएगा, क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि किस क्या बोलते हैं, इंग्लिश ट्रेडर को, या किस इंग्लिश क्या बोलते हैं, कुछ अलग नाम से ही बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। पर ये बोलेगा कि किस इंग्लिश ट्रेडर को परमिशन मिली थी आगरा, अहमदाबाद और बरोच में फैक्ट्री लगाने की। तो आंसर आएगा सर थॉमस रो, सर थॉमस रो। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। वहां से लोग आ रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाई थी, मर्चेंट एडवेंचरर्स, मर्चेंट आ रहे थे, परमिशन लेने की कोशिश कर रहे थे कि परमिशन मिल जाए हमको। धीरे धीरे किसी ना किसी तरीके से उन्हें परमिशन मिलती जा रही थी। ठीक है। कन्फ्यूजन बस इस 1611 और 13 में थोड़ा है, बाकी ये सब तो याद करना है कि आगरा, अहमदाबाद और बरोच में किसने फैक्ट्री लगवाई, किसको मतलब परमिशन किसने मिली, सर थॉमस रो ने। और भाई सिंपल क्वेश्चन एक और भी आता है कि जब, हाँ, कैप्टन बेस्ट आया या कैप्टन ये थॉमस रो आया, उस समय जो हमारा मुगल एम्परर कौन राज कर रहा था, तो जहांगीर को याद रखना है भैया, ये क्वेश्चन आता है। जहांगीर अच्छा रूलर था मुगल्स का, मतलब वन ऑफ द बेस्ट बोल सकते हैं अकबर के बाद, लेकिन ये जहांगीर याद रखना। ठीक है। अब भाई देखो, इसके बीच में बहुत सारी चीजें जो है ना, वो जब मैं राइवलरी पढ़ाऊंगा तब कवर अप होंगी। अभी यहाँ पे कहानी ढूंढने की कोशिश मत करना, दिस इज फैक्चुअल डेटा जो आपके पेपर्स में आता है। कहानी जहाँ आती है वो भी मैं बता दूंगा आगे। ठीक है। हाँ, क्योंकि आगे मैं वो कवर करूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है। 1615 तक हो गया, थॉमस रो भी आ गया। 1632 में अब एक गोल्डन फरमान लिखा है, देखो मैंने यहाँ पे। गोल्डन फरमान क्यों बोल रहे हैं, गोलकोंडा एक जगह थी। ठीक है, पढ़ेंगे हिस्ट्री में कभी, ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ का एक रूरल था, रूलर रूलर था। ठीक है। उसने एक फरमान दे दिया ब्रिटिशर्स को, उसने बोला जाओ और ट्रेड करो फ्रीली, बिना कुछ टैक्स दिए।
बाकी सब टैक्स दे रहे थे, ब्रिटिशर्स टैक्स नहीं दे रहे थे। इसलिए गोल्डन फरमान बोला है। और अभी जब मैं 17 के आसपास आऊँगा ना, फारूक शियार के पास, तब मैं आपको बताऊँगा पूरी कहानी में कि क्या प्रॉब्लम है। ऐसा हुआ तो ये ब्रिटिशर्स की पोज़ीशन मजबूत क्यों थे, ठीक है? फिलहाल ये याद रखना, 1632 गोल्डन फरमान, गोलकंडा का रूल है, ठीक है? हाँ। नाउ 1639, इस नाम को याद रखो भाई, फ्रांसिस डे, परमिशन ऑफ बिल्डिंग फोर्टिफाइड फैक्ट्री एट मद्रास, जिसको लास्ट बाद में बोला गया सेंट जॉर्ज, ठीक है? इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ मैं, ठीक है? फ्रांसिस डे आएगा। फ्रांसिस डे ने एक और चीज़ करी है, वो भी बोलूँगा नहीं मैं, कन्फ्यूज़न हो जाएगा फालतू का। बट फ्रांसिस डे इज़ अ इम्पोर्टेंट पर्सन टू रिमेंबर, ठीक है? मद्रास में पहले फैक्ट्री हुआ करती थी नॉर्मली, ठीक है? तो ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि कोई लोकल रूरल जो है, लोकल रूरल तो हमारे इंडिया में हमेशा रहे हैं, छोटे-छोटे। हर 10 किलोमीटर में एक रूरल मिलेगा तुम्हें, वो बोलेगा ये मेरी वो है, ज़मीन है, ठीक है? ये मेरा एरिया है भाई, ठीक है? तो फ्रांस जो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि मद्रास में एक अच्छा ट्रेडिंग स्टेशन था पहले वो, अभी भी अच्छा ट्रेडिंग है, अगर आप देखेंगे तो मद्रास की साइड है ना, तमिलनाडु, चेन्नई और ये पूरा मिड कर्नाटक की साइड पूरा मद्रास था। आज भी देखोगे तो बहुत एक्सपोर्ट होता है उधर। वेल फ्लरिश्ड सिटीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? पहले से ही वो ऐसी थी। तो वो चाहते थे जो मैं फैक्ट्री वहाँ बनाऊँ, कोई लोकल रूरल जो है ना, वो उस पे अटैक ना कर दे। तो कुछ घटनाएँ ऐसी घटित हुई कि इनको एक बहाना मिल गया कि चलो यार अपनी फैक्ट्री को फोर्टिफाई करते हैं। राजा ने परमिशन दे दी कि हाँ यार लोकल पीपल तुम अटैक कर रहे हैं, तुम कर दो। बाद में उसी फोर्ट को सेंट जॉर्ज बोला गया, ठीक है? वो फिर आगे हम पढ़ेंगे, अभी सब कुछ नहीं पढ़ना एक साथ, ठीक है? फिर 1662 इम्पोर्टेंट, बॉम्बे वाज गिफ्टेड टू किंग्स चार्ल्स, यानी ब्रिटिशर्स को, बाय पोर्टुगीज किंग। भाई किंग्स चार्ल्स से अपनी बेटी की शादी कराई, उसे बॉम्बे गिफ्ट दे दिया, ठीक है? बॉम्बे उन्हें हथियाने की जरूरत नहीं पड़ी, और बॉम्बे है वेस्टर्न कोस्ट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट एरिया। तो यहाँ से भी हमारा ब्रिटिशर्स के बाद एक और पोर्ट चले गए, ठीक है? सूतानोती नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन अगर क्वेश्चन बनता है कि क्या इंग्लिश की फैक्ट्रीज बंगाल में भी थी, तो भाई थी, ठीक है? यहाँ पे इनकी एक ट्रीटी होती है, वहाँ के एम्परर लोकल रूलर से भगा देते हैं ब्रिटिशर्स को। फिर वहाँ पे एक बंदा आता है, वो एक सेटलमेंट क्रैक करता है, फिर सुतानोती में एक फैक्ट्री बनती है। बाद में जाके ये भी एक फोर्टिफाइड फोर्ट बनेगा, ठीक है? फोर्ट विलियम बोलेंगे इसको, ठीक है? फोर्ट विलियम 1700 में, ये नीचे लिखा है मैंने, फोर्टिफाइड सेटलमेंट फोर्ट विलियम 1700 में। लेकिन इतना पता होना चाहिए कि सूरत मतलब हमारी वेस्ट बंगाल में भी ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली, नहीं आएगा ये, ज़्यादा मुझे लगता है, ठीक है? भाई इसको लिख दो, इसको तो जितना याद कर सकते हो कर लो भाई। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ना सब दुनिया बदल गई है इनके, मतलब यही समझो आप, दुनिया ही बदलेगी यहाँ से तो। अभी तक क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स आए, वो आए, उन्होंने फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री नहीं भी बनाई, उन्होंने कुछ छोटी जगह सेटलमेंट बना दी, चीजें खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, ठीक है? मतलब रॉ मटेरियल ला रहे हैं, उससे उसको भी बेच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड का मतलब क्या होता है, सामान लिया बेचा, जो कि बिजनेसमैन करता है, ठीक है? फिर एक जगह अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था कि उन्हें गोल्डन फरमान मिला 1632 में गोलकंडा के रूलर से, राइट? उसमें उन्हें ट्रेड फ्री कर, मतलब फ्री क्या हुआ, ट्रेड फ्री हो गया, टैक्स नहीं देना है रूलर को। गोलकंडा में अगर वो ट्रेड कर रहे हैं तो उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, ठीक है? टैक्स फ्री हो गया, ठीक है? वो भी ठीक है, वहां तक वो ट्रेड ही कर रहे हैं। बाकी सब जो भी हो रहा है वहाँ ट्रेड ही कर रहे हैं। अब 1698 में क्या हुआ भाई, जामींदारी का मतलब पता है तो आप लोगों को? जामींदारी का मतलब सिंपली आप समझो कि 3 गाँव हैं, इन गाँव में लोग हैं, पैसे कमा रहे हैं, टैक्स इकट्ठा करेंगे। टैक्स कौन इकट्ठा करेगा? यूजुअली रूरल करता था, ठीक है? रूलर जो है, यानी अब आज के टाइम पे देखें, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हमसे टैक्स इकट्ठा करती है, और हम यहाँ अपना अपना काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, टैक्स उसको दे देते हैं, जो भी है, जो भी टैक्सेबल है, जो टैक्सेबल नहीं है वो कहाँ से दे। अब क्या हुआ, उस रूलर ने जो भी था वहां पे, सुतानौती, गोविंदपुर और कलिकटा में, उसने चंद पैसों के लिए क्या बोला कि आप मुझे इतने रुपए हर महीने दे दो। कितने रुपए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतने रुपए दे दो और उसके बदले आप इन 3 जगहों से टैक्स आप इकट्ठे कर लेना।
तो शिफ्ट कहाँ से हो रहा है कि पहले भाई वो थे ट्रेडर। क्या थे वो? वो थे, अरे यार ये पेन कितना गंदा है, रुको, हाँ, आई विल स्विच इट वंस। तो वो पहले थे ट्रेडर। उन्होंने बोला भाई हम पैसे सामान खरीदेंगे बेचेंगे, ठीक है। लेकिन वो ट्रेडर से क्या बन गए अब वो बन रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर। यानी वो रूल करना स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, समझ आ रहा है आप बात को? ये 3 जगहों के नाम याद रखना है, हमेशा क्वेश्चन आएगा। हमेशा इन द सेंस पूरी प्रोबेबिलिटी के साथ क्वेश्चन आने की वो है, पूरी प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आएगा। बिकॉज़ इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर हिस्ट्री कि वो ट्रेडर से बन रहे हैं रूलर। क्योंकि जो रूल करता है वही टैक्स लेता है भाई प्रजा से ना, यहाँ से उन्हें ज़मींदारी राइट्स मिल गए। तो इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ अवर मॉडर्न हिस्ट्री। इसको आपको रखना है, छोटी बात है लेकिन इट इज़ इम्पोर्टेंट, ओके। इसके बाद 1717 का फेमस फरमान ऑफ फारूक शियार, इसकी तो मैंने फोटो ही लगा रखी है भाई। इतना इंपॉर्टेंट है देखो आप कि मैंने फोटो ही लगा रखी है, ठीक है। अब ये एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। फारूक शियार मुगल एम्परर था, ठीक है। 1707 में जो है जहांगीर मरी, वो क्या नाम, औरंगजेब मर गया था। उसके बाद जितने भी रूलर्स आए वीक रूलर्स, वीक हैं वो सबके सब। भले ही कितना भी बड़ा उन्होंने वो किया हो, क्या बोलते हैं, राज ईयर्स की बात कर रहा हूँ, 10 साल 20 साल 40 साल, लेकिन वो थे वीक रूलर, ठीक है ना। तो फारूक शाह उसमें से एक था, ठीक है। उसने 1717 में एक फरमान दिया इंग्लिश कंपनी को, ठीक है। अभी तक ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट नहीं आई है, अभी सब इंग्लिश कंपनी चला रही है, जो भी चला रही है। और भाई वो सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो सिंपल आपको क्वेश्चन इतना आएगा, फर्स्ट वाला। 1717 में गोल्ड जो फरमान है, अच्छा एक बात याद रखना, जो गोल्डन फरमान है 1632 का वो डिफरेंट है, ठीक है। उसको वो गोलकोंडा का था, ठीक है, स्पेसिफिकली गोलकोंडा का। लेकिन क्वेश्चन जब बनेगा 1717 वाला, तो वो पूछेंगे कि, या तो वो पूछेंगे कि फारूक शियार ने 1717 में, नहीं, फारूक शियार ने जो गोल्डन फरमान है वो किस ब्रिटिशर्स को कौन से ईयर में दिया था, तो आंसर आएगा 1717। या तो वो पूछेंगे कि जो गोल्डन फरमान और 1777 वाज गिवन टू इंग्लिश कंपनी बाय विच मुगल एम्पर, तो वहाँ पे फारूक शाह आंसर आएगा। ये आता है भाई, ये मैंने बहुत पेपर्स में दिया है, जितने मैंने पेपर दिए होंगे पहले, ठीक है। ये जो जो भी थे इसमें आता है, पक्का आता है, ठीक है, याद रखना। इसमें उन्होंने क्या क्या बोला था, उस फरमान के अंदर क्या था, ये मैंने एक दो जितने भी 5-6 पॉइंट है इसमें मैंने क्या कर रखा है, आपकी फोटो लगा रखी है यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ, इसमें सब नहीं आएगा आपके पेपर में। एक तो आएगा दस्तक, दस्तक पासेस। तो अब क्या हो रहा है, बंगाल में, ठीक है, 3,000 रुपए दे रहा है ब्रिटिश इंडिया कंपनी, किसको? वो फारूक शियार को। मतलब बंगाल में उस समय वहां का जो भी गवर्नर रहा होगा, गवर्नर इन द सेंस मुगल एम्परर के अंडर जो रहा होगा रूलर, उसको 3,000 रुपए दे रहा है, और बाकी जितने भी उसके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है सब फ्री कर दिया उन्होंने, ठीक है। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भाई 3,000 रुपये ये दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि 4,000 के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होंगे, वो लाखों में है। तो समझ रहे हो आप, इन कैपेसिटी ऑफ रूलर देख रहे हो आप, उससे कुछ आइडिया ही नहीं है कि मैं क्या मूर्खता कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3,000 रुपये मुझे दो, जितना इम्पोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है फ्री हो गया। मान लो उस पर अगर 5% भी टैक्स लगा दो तो कितना फायदा होता, पर छोड़ो, ठीक है। दूसरा है दस्तक, दस्तक पास, जो दस्तक पासिस 1717 फारूक शियार का जो फरमान है, इसको आप याद कर लेना भाई दिल लगा के। दस्तक बहुत खतरनाक चीज थी, किसी को भी विद इन बंगाल कुछ भी चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है उस पर दस्तक पास होगा, और इसे इशू कौन करने वाला है? ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी जो वहाँ पे मर्चेंट्स हैं। अगर उनके जिसके पास ये होगा वहाँ, वो ही वहाँ फ्री ट्रेड कर सकता है। इसमें बहुत क्या हुआ, करप्शन भी हुआ, बहुत ज्यादा करप्शन भी हुआ, वो आगे की बात है। पर दस्तक याद रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, आप ये देखो भाई साहब, यहाँ आप देख रहे हो अलग अलग लेवल पे चीजें चल रही है, ये देखो तेरा। अभी बॉम्बे में मुगल्स ने कॉइन मिंट करने शुरू कर दिया। अब आप ये बताओ
कि अगर हमारे देश में है मुगल एम्परर है अभी, ठीक है? तो सिक्के या नोट कौन प्रिंट करेगा? अभी की अगर आप अभी देखें तो कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वही सिक्के अपने मिंट करती है, आरबीआई नोट छापता है, करती है ना, यही होता है। अब यहाँ उस फरमान में ये भाई साहब बोल रहे हैं, जाओ जो आप बॉम्बे में सिक्के जो हैं, जब सिक्के मिंट कर रहे हो, वो पूरे मुगल मुगल एम्पायर है, उसमें वो वैलिड है, ठीक है? ये बोल दिया भाई ने। अब ये बताओ, जब मैं ही अगर मान लो मैं हूँ, मैं अपनी करेंसी खुद छाप सकता हूँ, तो मुझे और वो करेंसी वैलिड भी है, तो और क्या चाहिए मुझे भाई? मैं छाप दूंगा 1-2 अरब रुपए, आराम से बैठूंगा मैं, अगर क्या दिक्कत है? तो ब्रिटिश को कुछ और चाहिए था? कुछ और चीज़ने की जरूरत ही नहीं थी। इसलिए इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया। ये तीन चीजें, एक तो आपका ये दस्तक पासेस, एक ये आपका मिंटिंग की पावर, और कुछ हद तक के 300 रुपीज, पर ये आएगा नहीं मुझे पता है, दो ही याद कर लो वही बहुत है। फारूक शहयार 1717 दस्तक पासेस, मिंटिंग ऑफ कॉइन ऑन बॉम्बे इन बॉम्बे, हैव टू हैव अ करेंसी थ्रू आउट द मुगल एम्पायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है? तो इस तरीके से क्या हुआ था, धीरे धीरे जहाँ पहले वो पहले ट्रेड कर रहे थे, फिर वो फ्री ट्रेड कर रहे थे, फिर वो जामींदारी ले रहे थे, अब तो खुद ही सिक्के छाप रहे हैं भाई, ठीक है? इस तरह एवोल्यूशन हुआ पूरा का पूरा। किस तरह वो हमारे कंट्री में घुसे, मतलब फ्रॉम एज अ ट्रेडर टू एडमिनिस्ट्रेटर की ये छोटी सी, मतलब एक क्रोनोलॉजी थी जिसमें से क्वेश्चन बनता है, ठीक है? अभी इसके बाद फ्रेंच बचा है। फ्रेंच में कौन कौन आया, कौन इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, वो मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा, 1-2 दिन में डाल दूंगा। फिर भाई इनके बीच में, इन सबके बीच में राइवलरी, प्लस इनके और हमारे लोकल रूलर्स जो थे उनके बीच की राइवलरी, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं कि कौन सी लड़ाई कब हुई। कुछ रूलर्स हैं, जैसे अगर मैं देखूँ तो टीपू सुल्तान, ठीक है, मेनली जो भी उसकी, कहाँ पे वो करता था, टीपू सुल्तान के पापा का नाम भी था कुछ, है? हाँ, वो सब थोड़ा उसमें से कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ठीक है, मैसूर वाला जो पूरा हिस्सा है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। थोड़ा मराठास मराठास में कौन सी फाइट, कितनी फाइट हुई, कब कब क्या हुई, कितने कौन कौन सी ट्रीटी हुई, और क्या क्या है, बाकी फ्रेंच की जो थी कर्नाटिक वॉर्स, वो कर्नाटिक वॉर्स जो भी हैं वो सब मैं अगले लेक्चर्स में कवर कराऊंगा। अभी मैं अगला लेक्चर फ्रेंच का दूंगा, एक ऐसी क्रोनोलॉजी के साथ, उसके बाद फर्स्ट चैप्टर खत्म है। सेकंड में वॉर वूर होगी सब कुछ, ठीक है? वॉर वूर होने के बाद ब्रिटिश की सुपरमेसी हो जाएगी, और जब सुपरमेसी हो जाएगी फिर हम नॉर्मल ब्रिटिश लाएंगे, कैसे कैसे वो पॉलिसीज लाते गए, कैसे कैसे इंप्लीमेंट हुई, कैसे कैसे हमारे यहाँ से फ्रीडम फाइटर्स आते रहे, कैसे कैसे हमारी फ्रीडम जो फाइटर्स की क्या बोलते हैं, मेहनत की वजह से उनकी पॉलिसी अमेंड होती रही, कैसे गांधी की एंट्री हुई, गांधी के बाद भगत सिंह वगैरह का फिर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो पहले से स्टार्ट हुई थी, पीक ड्यूरिंग भगत सिंह एंड कंपनी। उसके बाद तो फिर इंडिपेंडेंस तक की जो कहानी है, जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज फिर दूसरा पीरियड भी स्टार्ट करना है, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। कुछ भी क्वेरी होगी कमेंट बॉक्स है, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम व्हाट्सएप भी है, और बाकी विनीत सर तो है नहीं, विनीत सर हमारे एक मेन कोऑर्डिनेटर हैं भाई, उनकी वीडियोस देखें आप। हम तो बस अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, हम पे टाइम भी कम है, थोड़ा थोड़ा तो मैं धीरे धीरे ला पाऊंगा, बट स्टिल कोई भी क्वेरीज हो आप आ सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं।